तो लास्ट टाइम हम कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे थे, राइट? तो कंस्ट्रक्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करते हैं ना, इसके टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब इसमें अपने को ये जानना है कि कंस्ट्रक्टर के रियल टाइम एग्जांपल्स, कि कहाँ पे कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली हमने यूज किया है या कॉल किया है अभी तक, राइट? तो इसके अंदर अगर मैं सेलेनियम की लाइब्रेरी एडेड है, तो अगर यहाँ पे जैसे आपको याद होगा कि अगर हम ड्रॉप डाउन से कोई वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, राइट, तो सेलेक्ट क्लास यूज करते थे, सेलेक्ट सेल इज इक्वल टू न्यू सेलेक्ट। यहाँ पे इसके अंदर क्या होता था, इसको इंपोर्ट करो, तो यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर हमें पास करना पड़ता था एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलेक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर है और वो भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे हमें एलिमेंट पास करना पड़ता था कि कौन से एलिमेंट पे हमें सिलेक्शन परफॉर्म करना होता है, राइट? तो वो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके हम यहाँ से पास करते थे। तो एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल कि जब आप एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे माउस मूवमेंट के लिए, एक्शन इज इक्वल टू न्यू एक्शंस, यहाँ पे भी हमें ड्राइवर पास करना होता था। तो ये भी एक एग्जाम्पल क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर का। तो ये एग्जाम्पल सेलेक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कॉल होता है, एक्शन क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, क्रोम ड्राइवर में भी है। तो क्रोम ड्राइवर में 5 कंस्ट्रक्टर है, तो जिसमें आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं और उसके पास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी है। तो ये सारी चीजें जब भी अब आपको करना क्या है कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और यहाँ पे कोई चीज पास करनी पड़े, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ट्रिगर हो रहा है। कंस्ट्रक्टर का ये रियल टाइम एग्जाम्पल है, ठीक है? तो ये चीजें हो गई सेलेनियम में। और ऐसे ही क्रोम ड्राइवर के अंदर भी आप क्रोम ड्राइवर अगर करते हो तो उसके अंदर भी 5 कंस्ट्रक्टर है। क्रोम ऑप्शंस करके पास कर सकते हो, क्रोम सर्विसेज पास कर सकते हो, सर्विसेज ऑप्शंस दोनों पास कर सकते हो, ऐसे कई सारे हैं। तो इन सबको अगर डिटेल में देखना है तो आप सेलेनियम की ऑफिशियल साइट पे जाओ, selenium.dev, और यहाँ से जाओ डाउनलोड्स, और जावा का यहाँ पे API डॉक्स, इस पे क्लिक करो, ऑल क्लासेस, और इसके अंदर जैसे एक्शंस क्लास देखना है आपको, तो एक्शंस देखो कहाँ है, ये है एक्शंस क्लास पे क्लिक किया तो इसके बारे में सारा ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मिल गया कंस्ट्रक्टर समरी। तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे वेब ड्राइवर है, तो वेब ड्राइवर पास कर रहे हो ना एक्शन में, तो इसलिए यहाँ पे ये है। ऐसे ही अगर आप देखो सेलेक्ट क्लास में, तो सेलेक्ट क्लास भी आपको मिलेगा, यहाँ पे सारे क्लासेस दे रखी हैं। तो सेलेक्ट क्लास को ओपन करो, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर समरी है जिसमें हम एलिमेंट पास करते हैं। ऐसे ही क्रोम ड्राइवर में भी चलता है, क्रोम ड्राइवर में भी देखते हैं। और यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर समरी में तो 5 कंस्ट्रक्टर है, राइट? तो हम कोई भी चीज नहीं पास करते तब भी हम लिख सकते हैं वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, क्योंकि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे है। सिमिलरली उसके अंदर हम सर्विसेज भी पास कर सकते हैं, सर्विसेज और ऑप्शंस भी पास कर सकते हैं, फिर सिर्फ ऑप्शंस भी पास कर सकते हैं, या सर्विसेज ऑप्शंस एंड क्लाइंट कॉन्फ़िग ये करके भी पास कर सकते हैं। तो ऐसे 5 कंस्ट्रक्टर है इसके। तो जैसे क्रोम ड्राइवर में वैसे फायरफॉक्स ड्राइवर में भी होगा, एज ड्राइवर में भी होगा। तो ये हो गए हमारे कंस्ट्रक्टर की रियल टाइम एग्जांपल्स इन सेलेनियम। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जावा में कहाँ पे है? तो जावा में भी अगर कोई इनबिल्ट क्लास यूज करो तो वहां पे भी पता चलेगा। तो जैसे कोड अगर आपने कभी लिखा हो ऐसा कि जैसे स्कैनर आपने यूज किया था कभी, स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ऐसे भी लिखते थे कोड आउटपुट बाहर से लेने के लिए, system.in ऐसे। ये क्या हो गया कंस्ट्रक्टर, अब ये जावा में आ गया। तो जहां कहीं पे भी देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय ब्रैकेट में कुछ भी पास हो रहा है, तो समझ जाओ कि वहां पे क्या कंसेप्ट है, कंस्ट्रक्टर। क्लियर? ओके।
अब बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। तो हमने इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, तो इनहेरिटेंस नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में हमने ओवरलोडिंग देखा था, उसके बाद फिर हमने कंस्ट्रक्टर आपको पढ़ाया। अब इसके बाद हमें फिर से पॉलीमॉर्फिज्म पे ना जाके हमें वापस से चलना पड़ेगा इनहेरिटेंस में। तो पहले इनहेरिटेंस पढ़ना है, फिर वापस से ओवरलोडिंग का जो पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा कंसेप्ट था ओवरराइडिंग, फिर वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनहेरिटेंस बहुत आसान टॉपिक है। तो इनहेरिटेंस का मतलब जैसे नाम से ही है कि इनहेरिट करना कोई चीज, राइट। तो ये जावा जो है वो रियल लाइफ से अपनी बनी हुई है। तो रियल लाइफ में जैसे इनहेरिटेंस का मतलब एक तरीके से ये हो गया कि हमारे पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड बाय डिफॉल्ट लेता है कि नहीं। अगर मान लो पेरेंट ने एक फ्लैट खरीद रखा है तो बाय डिफॉल्ट वो तुम्हारा हो गया ना। तो मतलब पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड इन्वोक करता है। सिर्फ यही प्रॉपर्टी नहीं, हेरिडिटी भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि पेरेंट को अगर डायबिटिक के पेशेंट है तो चाइल्ड का भी डायबिटिक पेशेंट होने के चांसेस ज्यादा है, राइट। तो वो हेरिडिटी होती है। तो वो कंसेप्ट क्या हो गया, इनहेरिटेंस। तो सेम चीज यहाँ पे भी जावा में अप्लीकेबल होता है कि जैसे कि मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास एक क्लास है और क्लास का नाम है, जो बहुत फेमस एग्जांपल है, क्लास का नाम है फ्रूट्स। फ्रूट्स क्लास है अगर हमारे पास, तो फ्रूट्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, स्वीटनेस ना, और रेडी टू कुक, रेडी टू ईट ना। फ्रूट और वेजिटेबल में ये डिफरेंस हो जाता है कि रेडी टू ईट होता है, फ्रूट्स कभी भी खा सकते हो, फ्रूट्स से आप जूस बना सकते हो, शेक बना सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो, राइट। तो सेम वे अगर मान लो मैं एक क्लास का नाम लो एप्पल, अब एक क्लास है आपकी एप्पल, तो एप्पल में भी वही सारी प्रॉपर्टीज आएंगी कि एप्पल से भी आप जूस बना सकते हो, ये भी रेडी टू ईट है, इसका शेक भी बना सकते हो, तो सारी चीजें इसके अंदर भी अप्लीकेबल होती है। तो अगर हमने एक क्लास बनाया फ्रूट, उसके अंदर सपोज करो कि 10 मेथड बनाए हैं, वही 10, फिर हमने एप्पल क्लास बनाया तो यहाँ पे भी वही 10 मेथड हमें लिखने पड़ेंगे क्योंकि सेम चीज है, राइट। ऐसे ही हमारा हो गया लेट्स से ग्रेप्स क्लास, ऑरेंज क्लास, ये सब कुछ फॉल किसके अंदर कर रहे हैं, फ्रूट्स के अंदर एक तरीके से। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया कि एप्पल हमारा चाइल्ड क्लास और फ्रूट हमारा पेरेंट क्लास ना। तो एक क्लास तो एग्जैक्टली इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या होता है, डेफिनेशन अगर बताएं, एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ parent class into child class, that mechanism is known as inheritance. Simple, एक ही लाइन में डेफिनेशन कि acquiring the property of parent into child, that mechanism is inheritance. सिंपल। तो यहाँ पे फ्रूट क्लास, अब फ्रूट क्लास की प्रॉपर्टी अगर एप्पल में आ गई तो एप्पल चाइल्ड बन गया, फ्रूट पेरेंट बन गया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, सपोज करो कार, कार करके एक क्लास है। अब कार के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी, राइट, वही कार अगर मैं यहाँ पे लूँ होंडा सिटी, अंदर भी वही प्रॉपर्टीज मिलेंगी जो कार के अंदर होगी क्योंकि ये भी एक कार है। तो यहाँ पे भी पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन आ गया, कार पेरेंट क्लास बन गई, होंडा सिटी हमारी चाइल्ड क्लास बन गई। समझे। अब लेकिन इसको यूज क्यों करते हैं, ये तो इतना तक समझ में आया, लेकिन इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो जैसे सपोज करो कि मैं क्या करता हूँ कि एक क्लास बनाता हूँ, इसके अंदर न्यू क्लास, एंड लेट्स से क्लास का नाम रख दिया टेस्टिंग। ठीक है। अब टेस्टिंग क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, टेस्टिंग जो करते हैं ना, जैसे सपोज करो पब्लिक वॉइड लेट्स से सैनिटी, कि हमने सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो हम कर सकते हैं। फिर आप रिग्रेशन भी कर सकते हो। फिर आप स्मोक टेस्टिंग भी कर सकते हैं।
तो ये क्लास की चीजें हो गई आपकी पेरेंट क्लास की। सपोज करो टेस्टिंग क्लास। अब हमने एक और क्लास बनाया, लेट्स से ऑटो टेस्टिंग। अब ऑटोमेशन से भी हम स्मोक कर सकते हैं, सो ऑटोमेशन टेस्टिंग से भी हम सैनिटी परफॉर्म कर सकते हैं, और ऑटोमेशन टेस्टिंग से भी हम रिग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं? तो जनरली यही सारी चीजें जो यहाँ पे हो रही हैं, वही सारी चीजें हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब करना सेम चीज था हमें, तो कोड भी हमारा डुप्लीकेट हो गया कि नहीं यहाँ पे ना? तो कोड डुप्लीकेट हो रहा है, और जब कोड डुप्लीकेट होगा, जितना भी कोड डुप्लीकेट करोगे आप, उतना ज्यादा मेंटेनेंस बढ़ेगी। अगर मान लो चेंजेस करना पड़ा कल के डेट में रिग्रेशन में, कि रिग्रेशन में लेट से 100 टेस्ट केस थे, आज 500 है, तो यहाँ पे अगर आपने चेंजेस किया काउंट में, तो जाके यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कोड डुप्लीकेट है, तो मेंटेनेंस बढ़ गया ना। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि हम कोड को रीयूज कर पाए? तो कोड रीयूजेबिलिटी का जो कंसेप्ट होता है, वही हमारा क्या होता है, इनहेरिटेंस। तो अगर हम यहाँ से नोटिस कर रहे हैं कि ये पेरेंट क्लास है, अगर इसको समझ ले कि ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है, तो व्हाई कांट वी इनहेरिट द पेरेंट्स प्रॉपर्टी ओवर हियर? कि हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड में इनहेरिट क्यों ना कर लें, rather than duplicating the code here, अगर सेम पर्पस सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना चाहिए आइडियली, कि ये कोड फिर से लिखने के बजाय, अगर सिर्फ मैं यहाँ से एक काम करूँ, एक्सटेंड करूँ, एक्सटेंड्स टेस्टिंग। इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके हम एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट हमने क्या लिखा, ऑटो टेस्टिंग एक्सटेंड्स टेस्टिंग, मतलब ये टेस्टिंग क्लास में जो चीजें होंगी, अब वो पेरेंट हो गई, अब वो चाइल्ड में ऑटो इन्वोक हो जाएगा। अगर ये सच है, राइट, तो हम लेट्स से कि ऑटो टेस्टिंग की क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम सारे मेथड एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो यहां से मैंने ऑटो टेस्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, AT इज इक्वल टू न्यू ऑटो टेस्टिंग। इस क्लास का बने, अब AT डॉट रिग्रेशन कॉल हो रहा है, आ रहा है ना? AT डॉट स्मोक, AT डॉट सैनिटी कॉल हो रहा है। जबकि लॉजिकली देखो तो रिग्रेशन, स्मोक, सैनिटी इस क्लास में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कॉल कर पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर की जो प्रॉपर्टी थी इसके अंदर भी आ गई है, तभी तो कॉल हो रहा है। तो वो इन्वोक कैसे हुआ, यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके हम इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं, कि एक क्लास को पेरेंट बना के, एक क्लास को चाइल्ड बना के, हम एक की प्रॉपर्टी दूसरे के अंदर इन्वोक कर सकते हैं। मतलब क्लास को एक्सटेंड करने का मतलब ही यही हो गया। तो यहाँ पे एक्सटेंड के इस साइड में जो होता है वो चाइल्ड होता है, और एक्सटेंड के इस साइड में जो होता है वो पेरेंट हो जाता है, राइट। तो इसको अगर हमें ध्यान से समझना हो, इसी कोड को, मतलब ये हो गया कि ये चाइल्ड हो गई, एक्सटेंड्स किसको किया, पेरेंट को, समझे? दूसरी चीज, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, डिराइव्ड क्लास एक्सटेंड्स बेस क्लास, समझे? ऐसे भी वर्ड इसको हम यूज कर सकते हैं, सब क्लास एक्सटेंड्स सुपर क्लास। तो ये कोई भी टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हो। तो इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, सब क्लास सुपर क्लास कंसेप्ट पूछ सकता है, तब भी बात एक ही बतानी है। डिराइव्ड क्लास या बेस क्लास की बात करें तब भी एक ही बात है, और चाइल्ड पेरेंट का कंसेप्ट है तब भी एक ही बात है। तो बेसिकली इतने सारे इसके नाम हैं। जैसे आप ओवरलोडिंग में पढ़ रहे थे कि ओवरलोडिंग भी इसको बोलते हैं, कंपाइलेशन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं, अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो वैसे इसको भी इतने सारे नामों से जाना जाता है। अब कभी कभी ऐसे भी उल्टा भी पूछ सकता है, मान लो एक सब क्लास है और एक पेरेंट क्लास है, तब भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्लियर? तो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट बहुत प्रीटी मच सिंपल है, कि कोड रीयूजेबिलिटी के पर्पस से हम इसको यूज करते हैं, कि अगर कोड बार बार
डुप्लीकेट कोड लिख रहे हैं तो उससे अच्छा क्या है कि रीयूज कर लो, दोबारा कोड क्यों लिखना, टाइम बचेगा, मेंटेनेंस कम हो जाएगा, और चीजें रीयूज होंगी तो आराम से और ही अच्छा है। और रीयूज करने के लिए करना क्या पड़ता है, एक्सटेंड। आई बात समझ में? अब बात आती है कि ये कितने टाइप के होते हैं, तो थियोरेटिकल कंसेप्ट है, जानना जरूरी है क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो इनहेरिटेंस बेसिकली 5 टाइप्स का होता है। पहला सिंगल, दूसरा मल्टी लेवल, इसको डायग्राम से दिखाता हूँ। तो सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड, मल्टीपल, हायरिकल, ऐसे 5 होते हैं। तो इसको मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जाओ, इनहेरिटेंस, इमेजेस, यहाँ पे 4 ही दिया है क्या, कहीं 5 वाला इमेज नहीं दिख रहा? यहाँ पे है कुछ तो, इस चौथा 5वां सिर्फ दिया है लेकिन ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे जो, तो पहला क्या है, सिंगल लेवल। सिंगल लेवल में क्या हुआ, क्लास ए एक्सटेंड क्लास बी, दी हो गया सिंगल लेवल। अब ऐसे ही क्लास ए बी को एक्सटेंड करे, बी सी को एक्सटेंड करे, तो ये जो हो गया ये क्या बन गया, मल्टी लेवल। कि जैसे दादाजी पेरेंट, फिर हम लोग, ऐसे भी तो कंसेप्ट बनता है, दादाजी की प्रॉपर्टी पेरेंट ने लिया, पेरेंट की हम ले रहे हैं, तो लेवल में चलेगा ना वो, तो ये भी पॉसिबल है। फिर तीसरा होता है हायरिकल, कि एक पेरेंट के 2 चाइल्ड हो सकते हैं, तो दोनों एक्सेस करेंगे उनकी प्रॉपर्टी को, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, हायरिकल हो गया। तो ये तीनों के तीनों कंसेप्ट सपोर्ट करते हैं जावा, ये तीनों के तीनों कंसेप्ट जावा में सपोर्ट करते हैं। अब आते हैं 2 जो बचा, चौथा और 5वां। अब एक है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब एक चाइल्ड के 2 पेरेंट, पॉसिबल है, एट ए टाइम तो नहीं। हाँ, अमेरिका में पॉसिबल है बट वो डिफरेंट टाइम पे, कि एक को पहले डिवोर्स दो फिर जाके दूसरे से, ऐसा। तो वहां तो बच्चे भी कंफ्यूज है कि लास्ट तक कितने थे, कितने टाइटल बदले। तो जावा में ये कंसेप्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जावा में भी एक क्लास 2 क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब 2 पेरेंट नहीं यूज कर सकते। और फिर यहाँ पे वो कंसेप्ट कि एक एक क्लास ने 2 क्लास ने एक क्लास को एक्सटेंड किया, दैट्स फाइन, जो कि था कि एक पेरेंट के 2 चाइल्ड, फिर वापस से इन दोनों का एक हो जाए, नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए ये भी, इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंसेप्ट। तो ये भी जावा में सपोर्ट नहीं करता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि सिंगल लेवल, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल ये सपोर्ट करते हैं। तो इनको अचीव करने का तरीका भी सिंपल है, राइट। अब जैसे सिंगल लेवल आपने देखा, यहाँ पे सिंगल लेवल आपने देखा, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल लेवल। अब अगर हम हायरार्किकल बनाना चाहें, राइट, तो हायरार्किकल भी हम बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले मल्टी लेवल देखो। अब मान लो इसके अंदर मैंने एक क्लास और बनाया, न्यू क्लास, लेट्स से सेलेनियम। अब सेलेनियम ने एक्सटेंड कर दिया ऑटो टेस्टिंग। अब ऑटोमेशन टेस्टिंग हम कर रहे थे, लेकिन किसके साथ कर रहे हैं, सेलेनियम के साथ।
तो वही कंसेप्ट आ गया ना, ऑटो टेस्टिंग के अंदर जो चीजें सेलेनियम में भी आ गई। तो ये कंसेप्ट हमारा क्या हो गया, मल्टी लेवल, कि पहले टेस्टिंग के अंदर ऑटो टेस्टिंग, फिर उसके अंदर सेलेनियम। तो आपस में क्या है ये, मल्टी लेवल्स, राइट। अब अगर दूसरे कंसेप्ट की बात करें, तो जैसे यहाँ पे ऑटो टेस्टिंग हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये हमारा मल्टी लेवल का कंसेप्ट आ गया। ऑटो टेस्टिंग प्रॉब्लम क्या है सज्जन को, ऐसे सपोज करो कि मैंने एक दूसरी क्लास बनाई, न्यू जावा क्लास, और क्लास का नाम दे दिया टोस्का। टोस्का नाम सुना है? इसको ने भी क्या किया, एक्सटेंड्स किया, किसको, ऑटो टेस्टिंग। तो ये कंसेप्ट क्या हो गया, हायरार्किकल, क्योंकि ऑटो टेस्टिंग को दो दो लोगों ने एक्सटेंड कर लिया, टोस्का ने भी कर लिया, सेलेनियम ने कर लिया, यूएफटी ने भी कर लिया, सबको कर रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट बनता है, तो ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, एक्चुअल में देखा जाए तो आपस में सिर्फ एक ही लेवल हो रहा है, बट ओवरऑल कंसेप्ट अगर सोचो तो क्या है, वो अलग अलग नाम दिया गया है। तो प्रैक्टिकल यूज तो एक ही होना है, सिंगल लेवल, कि एट ए टाइम एक ही क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन वही बैकग्राउंड में करते जाओ तो मल्टी लेवल भी हो जाता है। क्लियर? ओके, तो सपोज करो, अब मैं इनको डिलीट करता हूँ, नहीं तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी। ग्रुप कॉल, एक मिनट,
तो हम कहाँ पे थे? लेट्स से सॉरी, तो एग्जांपल देखते हैं रियल टाइम इनहेरिटेंस में कि जैसे हमने ये दो चीजें डिलीट कर देते हैं, टोस्का को और सेलेनियम को। तो सपोज करो कि नाउ टेस्टिंग में भी हमारे पास ये सारे मेथड है और ऑटो टेस्टिंग में भी सेम मेथड है ना। अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि जैसे मान लो कि ये हमारा जो रिग्रेशन है इसको बोलते हैं रिग्रेशन मैनुअली, कि ये जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, मैनुअल है, राइट। फिर सेम रिग्रेशन को हमें करना है ऑटोमेशन के थ्रू। तो मैंने जबरदस्ती यहाँ पे जाके एक मेथड और बना दिया चाइल्ड क्लास में भी रिग्रेशन, बट यहाँ पे कंसेप्ट जो है कोड का अलग है, क्योंकि यहाँ पे हमने दे दिया रिग्रेशन ऑटो, कि ये ऑटो है और वो मैनुअली एग्जीक्यूट करना है। आई बात समझ में? तो मतलब सेम मेथड चाइल्ड क्लास में भी है और सेम मेथड पेरेंट क्लास में भी है। हुआ कि नहीं? तो कहीं ना कहीं अब पेरेंट चाइल्ड, मतलब एक ही घर में दो लोगों ने, मतलब पेरेंट ने भी बुलेट एक खरीदी है और चाइल्ड ने भी एक बुलेट खरीद ली ना। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म। दो दो चीजें सेम बुलेट, भाई दोनों क्यों लेना, दूसरी गाड़ी खरीद लेते। लेकिन भाई रिक्वायरमेंट थी, है ना, उनकी 350 थी, हमारी 500 चाहिए थी, तो इसलिए जरूरत थी, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन कंसेप्ट क्या बना, पॉलीमॉर्फिज्म। हालांकि दोनों की रिक्वायरमेंट अलग थी दोनों को करना रिग्रेशन ही था, तो इसलिए मेथड का नाम हमने सेम रखा कि भाई रिग्रेशन करना है, चाहे ऑटोमेटिकली करो, चाहे ऑटोमेशन के थ्रू करो, चाहे मैन्युअली करो। मैनेजर तो ये बोले भाई रिग्रेशन चाहिए मुझे, ऑटोमेशन नहीं चल रहा तो मैन्युअली करो, लेकिन रिग्रेशन आपको करना ही करना है। तो कंसेप्ट यहाँ पे क्या बना, पॉलीमॉर्फिज्म अगेन। लेकिन इस पॉलीमॉर्फिज्म को हम दूसरे वाला टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या ओवरराइडिंग। इस वाले पॉलीमॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं, दूसरे वाले टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम ओवरराइडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्यों, उसको समझते हैं। लॉजिकली अब आपके पास क्या होगा कि पेरेंट क्लास में भी सेम मेथड है और चाइल्ड क्लास में भी सेम मेथड है, तो ओवरऑल हमारे पास दो डिफरेंट मेथड हो गए, जिसकी वजह से पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। अब इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए बोलते हैं कि सपोज करो कि अब हम ऑटो टेस्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए जहां पे मेन क्लास के अंदर, राइट। तो यहाँ पे मैं फिर से लिखूं रिग्रेशन 80 डॉट रिग्रेशन, तो यहाँ तो रिग्रेशन एक ही आ रहा है जबकि वहां तो दो है। तो जो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट था वहां पे मल्टीपल आते थे ड्रॉप डाउन में, ओवरलोडिंग कंसेप्ट में मल्टीपल आते थे। लेकिन यहाँ पे अगर दो है सच में तो दोनों ऑप्शन दिखने चाहिए थे ना। तो ओवरराइडिंग के केस में ऐसा नहीं होता, तो आपको दिखेगा नहीं। तो मान लो अगर आपने रिग्रेशन यहाँ पे लिखा, तो अब ये रिग्रेशन कौन सा चलेगा, पेरेंट वाला चलेगा कि चाइल्ड वाला चलेगा, हमें नहीं पता। क्योंकि कंपाइलेशन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता था, हमें पता था कौन सा मेथड रन होने जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा है कि पेरेंट वाला रन होगा कि चाइल्ड वाला रन होगा। तो ये डिसीजन कौन लेगा, जेवीएम। कंपाइलर के पास का तो है नहीं, कंपाइलर नहीं बता पा रहा है कौन सा रन होगा, तो ये डिसीजन कौन लेगा, जेवीएम। तो जेवीएम जब कोई डिसीजन लेता है तो वो काम क्या होता है, रन टाइम। अब ये रन टाइम पे हमें पता चलेगा कि कौन सा मेथड रन हुआ, ठीक है। तो इसको करते हैं रन, फिर पता चल देगा। सेव करो और रन करो।
कौन सा रन हुआ? रिग्रेशन ऑटो, पेरेंट रन ही नहीं हुआ। तो एक्चुअल में रन कौन सा हुआ? चाइल्ड क्लास का। तो इंटरनली हुआ क्या ये कि चाइल्ड क्लास का जो मेथड था वो पेरेंट के मेथड को ओवरराइड कर दिया। इसलिए इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए करते हैं इसको क्योंकि रन टाइम पे पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, कौन सा मेथड रन होगा। और इंटरनली रन होने के बाद हमें पता चला कि रिग्रेशन जो चाइल्ड क्लास का रिग्रेशन मेथड था, चाइल्ड क्लास का मेथड पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर दिया है इंटरनली। इसलिए ये कंसेप्ट हमारा क्या होता है? ओवरराइडिंग। ठीक है। और इसलिए इसको डायनेमिक बाइंडिंग भी बोलते हैं कि ये डायनेमिकली चीजें डिसाइड किया क्या करना है, कौन सा चलाना है। तो इसलिए इसको डायनेमिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। और लेट बाइंडिंग इसलिए बोलते हैं कि ये कंपाइलेशन टाइम पे नहीं पता चलता, रन होने के बाद इसने किसको बाइंड करना है, किसको रन करना है, तो इसलिए इसको लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो अब अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, पॉलीमॉर्फिज्म मींस मेनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म टू टाइप का, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग हमेशा एक ही क्लास में होता है कि सेम क्लास में सेम नेम से मल्टीपल मेथड हमने लिख दिया, तो वो कंसेप्ट हमारा ओवरलोडिंग। और ओवरराइडिंग कब होगा? जब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में सेम मेथड हो। जब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में दोनों में सेम मेथड हो, तब वो कंसेप्ट जो होता है वो क्या होता है? ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग हमेशा के हमेशा पेरेंट चाइल्ड के केस में ही होगा, और ओवरलोडिंग हमेशा सेम क्लास में। ओवरराइडिंग तो हमेशा दो क्लास में ही होगा, और वो भी पेरेंट चाइल्ड के केस में होगा। जहां पे पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट आएगा वहीं पे ओवरराइडिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो भी कब होगा? जब पेरेंट में भी सेम मेथड और चाइल्ड में भी सेम मेथड। तो वो कंसेप्ट बन गया हमारा ओवरराइडिंग। क्लियर? अब यहाँ पे इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछता है कि ओवर हाइडिंग क्या होता है। तो अगर हम इन दोनों मेथड को स्टैटिक बना दें, स्टैटिक बनाओगे तो पेरेंट में भी बनाना पड़ेगा, यही कंसेप्ट होता है इसमें। तो अगर दोनों को स्टैटिक बना दिया, अब ये जो कंसेप्ट होगा अभी भी कॉल चाइल्ड वाला ही मेथड होगा, लेकिन इंटरनली जो कंसेप्ट बनेगा वो ओवरराइडिंग ना होके ओवरहाइडिंग हो जाएगा। कि मतलब स्टैटिक मेथड ओवरराइड नहीं होते, तो वो क्या करता है? बैकग्राउंड में ओवरहाइड करता है। ऐसा जावा बोलता है, डेफिनेशन उसका जो कंसेप्ट है जावा का वो ऐसा ही है। तो ओवरलोडिंग सॉरी ओवरराइडिंग हमेशा नॉन स्टैटिक के केस में होगा, और ओवरराइडिंग हमेशा स्टैटिक के केस में। तो जब भी मेथड जो ओवरराइड कर रहे हैं एक दूसरे को, वो अगर स्टैटिक है तो वहां पे ओवरराइडिंग ना होके क्या होगा? ओवरहाइडिंग। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर कंसेप्ट इन सेम सिचुएशन। कि वापस करते हैं इसको। ओके, अब पेरेंट चाइल्ड का ही कंसेप्ट है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि दोनों की क्लास में हम कंस्ट्रक्टर डिजाइन करते हैं। कि लेट्स से कि पेरेंट क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, पब्लिक वॉइड लेट्स से टेस्टिंग, कंस्ट्रक्टर बन गया ना। अब इसको लेट्स से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। किसको? दो पैरामीटर चाहिए, और वो भी चाहिए इंट ए और इंट बी समथिंग। अब जैसे आपने यहाँ पे पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया, सेव किया, वॉइड हटाओ, नहीं तो कंस्ट्रक्टर कहाँ बनाएगा? अब कंस्ट्रक्टर बना, राइट। जैसे यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, वैसे अब चाइल्ड क्लास में जाओ तो चाइल्ड क्लास में एरर आने लगा। जैसे पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर बना, चाइल्ड क्लास में एरर आने लगा। अब क्यों आने लगा? कि कि मान लो पेरेंट का एक परमानेंट खर्चा है कि हर महीने उनको जो पेंशन आती है, मान लो उनका भाई उनकी दवा ववा में भी चाहिए, उनका पर्सनल खर्चा भी है, होना चाहिए ना। अब मान लो उनकी पेंशन आनी बंद हो गई समहाउ, या रिटायर हो गया, पैसा भाई अब नहीं पा रहे हो, तो उनका खर्चा अब कौन उठाएगा?
कौन? जिसने भाई प्रॉपर्टी ली है लॉजिकली, भाई तुमने फोकट की पूरी प्रॉपर्टी ली है, अब उनको अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो कौन देगा? चाइल्ड देना चाहिए ना, उसी की जिम्मेदारी है। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ हो गया कि पेरेंट के अंदर एक मैंडेटरी चीज है, उसको भाई ये दो चीजें चाहिए ही चाहिए, रिक्वायरमेंट है उसकी कि इसको दो चीजें चाहिए ही चाहिए। अब भाई वो खुद से नहीं ले पा रहा है तो कौन देगा उसको? चाइल्ड देगा, चाइल्ड की जिम्मेदारी है उसको देना भाई। तो इसलिए चाइल्ड में एरर आने लगा। अब चाइल्ड को वो चीज देनी पड़ेगी। अब देनी पड़ेगी तो कैसे देगा? ये भी तो जाएगा मार्केट से लाके देगा। मान लो उनको अगर मेडिसिन चाहिए तो चाइल्ड को देनी ही पड़ेगी, लेकिन कहां से? चाइल्ड भी जाके कहीं से लेगा तब तो देगा, राइट? तो यहाँ पे अब चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एरर में, क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। तो ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाओ कि जो चीज सुपर को चाहिए, सुपर मतलब पेरेंट, पेरेंट को चाहिए वैसा ही कंस्ट्रक्टर बनाओ। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये एक कंस्ट्रक्टर बनाएगा और सुपर क्लिक देगा। तो चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बनाएगा और इसको भी जो दो चीज चाहिए ये भी कहीं बाहर से ही लेगा और लाया बाहर से और सुपर को दे दिया। तो मतलब सब मिला जुला के कंसेप्ट ये बना कि अगर पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर है तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेरेंट क्लास को जो वैल्यू चाहिए पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, वो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर उसको पास करेगा। और कैसे पास करेगा? यूजिंग सुपर कीवर्ड। तो सुपर मतलब सुपर क्लास, राइट? और ये चीज हमेशा आपके यही होनी चाहिए। क्लियर? तो पेरेंट क्लास को जो चीजें भी चाहिए वो कौन पास करेगा? यहाँ से सुपर कीवर्ड। तो सुपर कीवर्ड यूज करने का मतलब ये हो गया कि ये ए बी जो आएगा वो पहले पेरेंट को जाएगा, पेरेंट को वैल्यू जाके दो, फिर अपना कोई काम करो। और ये लाइन चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में पहले ही लाइन पे होना चाहिए, दूसरे लाइन पे नहीं दे सकते आप। अगर इसको दूसरे लाइन पे डिफाइन किया कि लेट से ऊपर कुछ और प्रिंट कराना है, ऐसा आउट थ्रो करने लगेगा। नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। पहला काम है आपको पेरेंट को वैल्यू देना, पहली प्रायोरिटी आपको है पेरेंट को सामान दो, फिर अपना काम करो। समझ गए ना? अर्जेंसी समझो, उनको जरूरत है वो चीज की, तो पहले तुम उनको उनका पूरा फुलफिलमेंट करो रिक्वायरमेंट, फिर जब बचता है तो तुम अपना करो, नहीं तो नहीं। तो सेम आदत, सेम चीजें जो है यहाँ पे भी एप्लीकेबल। तो सुपर क्लास को कोई भी वैल्यू पास करनी है तो आपको सुपर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, और वो भी चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में टॉप पे। क्लियर? तो कंस्ट्रक्टर का एडिशनल कंसेप्ट आपने देखा, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के केस में क्या होता है। तो अगर पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर ऐसा हो जो पैरामीटराइज ना हो तो तब कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बात ही नहीं, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं तो तुम दोगे क्यों? जब चाहिए तभी तो दोगे, राइट? अब अगर यही कंसेप्ट अगर मैं यहाँ पे करूं कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर जो है वो, इसको पैरामीटर नहीं चाहिए, लेट्स से नहीं चाहिए तो इसको देने की भी जरूरत नहीं है, इवन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की भी जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर। समझे? अच्छा, अब इंटरव्यूअर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि मान लो पेरेंट क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है एस आउट, और यहाँ पे लिख दिया लेट्स से टेस्टिंग कंस्ट्रक्टर। चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर है, मान लो आपने बना दिया एक जबरदस्ती का, पब्लिक ऑटो टेस्टिंग, और यहाँ पे हो गया ऑटो टेस्टिंग कंस्ट्रक्टर। भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, तो क्या कंस्ट्रक्टर ट्रिगर होगा? पहला क्वेश्चन, ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टर का काम ही है ऑब्जेक्ट बनते ही ट्रिगर होगा।
तो यहाँ पे ऑटो टेस्टिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर जैसे कॉल होगा, कॉल हो जाएगा ऑटो टेस्टिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या पेरेंट वाला भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कि नहीं होगा? पेरेंट क्लास में भी कंस्ट्रक्टर है ना, उसका ऑब्जेक्ट तो हम बना नहीं रहे, लेकिन वो इन्वोक्ड है चाइल्ड में, तो उसके कंस्ट्रक्टर का क्या, वो भी तो ऑटो रन होना चाहिए ना, कंस्ट्रक्टर तो ऑटो रन होता है। तो क्या पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर ट्रिगर होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन दिस। तो अगर आप रन करो तो देखो क्या होता है, दोनों के दोनों कंस्ट्रक्टर ट्रिगर होंगे, और वो भी पहले क्या होगा, पेरेंट वाला होगा, चाइल्ड का बाद में होगा। तो देखो सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर ट्रिगर हुआ, टेस्टिंग, फिर जाके किसका हुआ, ऑटो टेस्टिंग। तो कंस्ट्रक्टर दोनों के दोनों सिचुएशन में रन होंगे, और सीक्वेंस क्या होगा कि पहले पेरेंट का और फिर जाके चाइल्ड का होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन इंटरव्यू के पूछे जा सकते हैं, तो आपके ये कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो यहां तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नहीं? ओके। तो कंस्ट्रक्टर का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, इनहेरिटेंस का भी समझ में आ गया, कितना सिंपल था। अब होता है कि इनहेरिटेंस का प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ कि कहाँ पे यूज किया। तो वो तो अभी दिखता तो है नहीं कोड में, ऐसे बाहर से दिख जाए कि इनहेरिट हुआ है कहीं पे, राइट? तो ऐसे हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन सेलेनियम की डॉक्यूमेंट्स अगर पढ़ोगे तो वहां पे पता चलेगा कि कौन सी क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है, राइट? बट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का इसको आपका पढ़ोगे जब फ्रेमवर्क पढ़ोगे, तो फ्रेमवर्क में इसको हम इजिली वहां पे करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली कि यहाँ पे देखो इनहेरिटेंस बनाया है, यहाँ पे हमने वहां पे कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे, सब कुछ प्रैक्टिकली, ओवरराइडिंग भी देखेंगे, हर एक चीज, ओवरलोडिंग भी देखेंगे, तो हर एक कंसेप्ट वहां पे इम्प्लीमेंट होगा। ओके, तो अभी के लिए कंसेप्ट क्या समझा आपने इनहेरिटेंस का, इनहेरिटिंग द, किसी क्लास को इनहेरिट करना है तो एक्सटेंड कर लो, बात खत्म। और उसके अंदर ओवरराइडिंग का कंसेप्ट कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में सेम मेथड है, तो वहां पे क्या होगा, ओवरराइडिंग, चाइल्ड क्लास का मेथड पेरेंट को ओवरराइड करेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट आपने पढ़ा कंस्ट्रक्टर के और ओवरराइडिंग की, कि कैसे ये सारी चीजें पेरेंट और चाइल्ड में चलेगी। तो यहां तक कोई डाउट? ये थियरेटिकल कंसेप्ट है तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए बस, ठीक है। अब अगले कंसेप्ट की बात करते हैं, इनकैप्सुलेशन। तो अभी आपके दो कंसेप्ट क्लियर हो गए, कौन कौन से, पॉलीमॉर्फिज्म, दो टाइप के, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, और इनहेरिटेंस ना। और कंस्ट्रक्टर फालतू में समझ गया है फ्री में, ठीक है। अब तीसरे कंसेप्ट की बात करते हैं जो कि बहुत ही आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब सबसे आसान उस कंसेप्ट वही है, वो है क्या, इनकैप्सुलेशन ना। तो नाम ही जैसे है, क्या है, इनकैप्सुलेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, समथिंग नाम लगा ना, कैप्सूल, इन प्लस कैप्सूल। अब कैप्सूल तो सभी ने देखा होगा, सभी ने खाया होगा ना। तो चलो गूगल से भी दिखाते हैं आपको इमेज के थ्रू, तो देख के ही समझ में आ जाएगा। ये क्या है, कैप्सूल है ना, कौन सी कैप्सूल है, कौन सी दवा है ये, इनकैप्सुलेशन दवा है। ऐसे मल्टीविटामिन भी हो सकती है, या मोस्टली एसिडिटी या गैस की मेडिसिन ऐसी होती हैं, ठीक है। मल्टीविटामिन शायद कम ही ऐसी होती होंगी। ये ऐसा कैप्सूल है, अंदर दाने हैं इसके, बसता है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कंसेप्ट क्या बना है, ये कैप्सूल है एक, तो कैप्सूल
सबसे पहले तो कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि कैप्सूल बनाते क्यों है भाई। कभी टैबलेट ना, कभी टैबलेट गोल साइज में होता है सर्कुलर, फिर कभी कोई टैबलेट लंबा बना देते हैं ना, और फिर कभी ऐसा कैप्सूल बना देते हैं। तो तीन ही टाइप की मेडिसिन देखी होगी, ट्रिंगल क्यों नहीं देखा आज तक ना। तो आपको ये कंसेप्ट पहले क्लियर करना पड़ेगा कि कब मेडिसिन को सर्कुलर बनाते हैं, कब मेडिसिन को लंबा वाला टैबलेट बनाएंगे, और कब कैप्सूल बनाएंगे, कब। तो इसका कंसेप्ट पहले समझो। सर्कुलर तब बनाते हैं जब मेडिसिन का साइज छोटा होता है ना, क्वांटिटी उसके अंदर कम है, तो सर्कुलर बना लो, आराम से निगल पाओ। जब उसका साइज ज्यादा बड़ा, मतलब कंटेंट ज्यादा है उसके अंदर, मटेरियल ज्यादा है, तो सर्कुलर बनाओगे तो ज्यादा सर्कुलर चौड़ा हो जाएगा, तो फिर गले में फंस जाएगा। तो जिसकी वजह से उसकी साइज लंबा कर देते हैं वो टैबलेट में, कि क्वांटिटी ज्यादा है, तो अगर साइज लंबा रहेगा तो आराम से गले के अंदर चला जाएगा, राइट। तो वो दूसरा रीजन है। अब तीसरे में ये कवर क्यों लगाते हैं, अब इसके बारे में समझना है। क्यों? क्योंकि टैबलेट जो होता है आप डायरेक्ट उसको मुंह में रखते होगे, फिर आप उसको पानी से निगलते हो, तो उसका टेस्ट तो आपको पता चल जाता होगा। और कुछ कुछ टैबलेट्स का टेस्ट बहुत गंदा होता है ना, लेकिन उतना बर्दाश्त कर सकते हुए इसलिए उसको टैबलेट फॉर्म में रखा है। अब कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो एसिडिक दवाइयां होती हैं, जैसे जो गैस वगैरह की है, जिनके अंदर ये दाने बने होते हैं, उसके अंदर ऐसे खतरनाक केमिकल्स होते हैं कि वो जीभ पे रख नहीं सकते आप। अगर वो टच में आया ना, तो इतना खतरनाक लगेगा कि वो शायद वोमिटिंग करनी पड़ जाए आपको। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जाके ट्राई प्रैक्टिकल कर सकते हो 1-2 रुपए में। मैंने किया था इसलिए बता रहा हूँ, बचपन में। बीकासूल करके कैप्सूल होता है, विटामिन B12 होता है, कोरोना में सबने ही खाया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा विटामिन की, विटामिन 112 बीकासूल कॉम्प्लेक्स समथिंग। उसका टैबलेट उठाओ, उसको मैंने खोल के देखा था, इसके अंदर पीले कलर का पाउडर था, राइट। वो जैसे जीप पे रखोगे ना, इतना गंदा वाला फील आएगा तुमको ना, कि बताएं क्या। तो इसलिए जो मेडिसिन का टेस्ट बहुत ही गंदा होता है, या तो उसके अंदर एसिडिक चीजें हैं जो कि मुंह में नहीं लगनी चाहिए, तो उनको हमेशा कैप्सूल के फॉर्म में रख दिया जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि उसके अंदर की जो मेडिसिन है वो प्रोटेक्ट हो जाए, कि बाहर की दुनिया से उसको टच ना हो ना, कि बाहर से हमें पता। तो एक तो रिक्वायरमेंट ये हुई प्रोटेक्शन, कि उसके अंदर का जो कंटेंट है वो प्रोटेक्ट हो, इसकी वजह से उसको कैप्सूल बनाया गया, पहला रीजन। और दूसरे रीजन से ये भी बनाया जाता है कि मान लो ये आधा विजिबल दिख रहा है, कुछ कैप्सूल ऐसे होते हैं जो कलर में भी नहीं होते, नहीं दिखता, दिखता ही नहीं कि अंदर क्या है, तो मतलब कि तुम्हें दिखाना भी नहीं है कि क्या है हमारे अंदर, हाइड करना, मतलब इंफॉर्मेशन भी हाइड करना। तो दो तरीके से कैप्सूल का यूज हुआ, एक तो इंफॉर्मेशन को हाइड करना, और दूसरा उसके अंदर के जो इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना। तो इस वजह से इनकैप्सुलेशन होता है। अब इनकैप्सुलेशन हम रियल लाइफ में भी देखते हैं, कि जैसे सिंपल सा सोचो, आप ऑफिस में हो, आपका कलीग पूछे आपकी सैलरी कितनी है, तो बताओगे? नहीं, कुछ लोग होते बता देते इतना ही तो है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन हम शेयर नहीं कर सकते, ये पर्सनल है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हर इंसान के पास ऐसी होती है कि जो एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, और वो नहीं चाहते कोई जाने भी इसके बारे में। तो उस इंफॉर्मेशन को वो प्रोटेक्ट करके भी रखना है, और दूसरा किसी को दिखाना भी नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है एक्टिविटी रियल लाइफ में, कि हमें उस एक्टिविटी को किसी को दिखाना भी नहीं है, और उसके बारे में भी नहीं बताना है किसी को, पूरा प्रोटेक्ट करके रखना है। तो वो रियल लाइफ का इनकैप्सुलेशन हो गया। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आप करते हो, किसी को पता भी ना चले कोई एक्टिविटी, और बताना भी नहीं है किसी को, कोई देख भी ना पाए, तो वो कंसेप्ट क्या हो गया? इनकैप्सुलेशन, सिंपल ना। तो जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन, तो अभी कोई आपसे पूछता है
कि यार बताओ कुछ ऐसा था, बोलते नहीं नहीं भाई ये प्राइवेट है, पर्सनल प्राइवेट, इसकी पे हम डिस्कशन नहीं कर सकते, प्राइवेट लाइफ पे, राइट। तो सेम कंसेप्ट वही इनकैप्सुलेशन यहाँ पे भी इंप्लीमेंट हुआ। अब हमें दो चीजें यहाँ पे समझ में आई कि भाई पर्सनल चीजें उसको प्रोटेक्ट करना है और बाहर से किसी को पता भी ना चले किसके अंदर है क्या, ना। तो चलो पहले इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं जावा में ये कैसे चल रहा है, और फिर इसका रियल टाइम एग्जांपल्स भी देते हैं। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स से कि एक क्लास बनाता हूँ, और क्लास का नाम रखता हूँ लेट्स से इनकैप्सुलेशन एग्जाम्पल। अब इसके अंदर सपोज करो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि पब्लिक स्ट्रिंग emp नेम, राइट, और यहाँ पे हमने दे दिया अमोल, दे दिया पब्लिक स्ट्रिंग सैलरी इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे इंट हो जाएगा ना। अब ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है आपके लिए, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, कि भाई एम्प्लॉय की सैलरी ऐसे पब्लिक नहीं करनी चाहिए। अब किसी को देखना है तो किसी ने को पता चला कि भाई ये तो इंफॉर्मेशन पब्लिक है, किसको मतलब सिंपल सा कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब मान लो देवेंद्र को देखना था, तो देवेंद्र ने क्या किया, सिंपल इनकैप्सुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, enc इज इक्वल टू न्यू इनकैप्सुलेशन, और इनको तो दिख गया, अरे भाई अमोल की सैलरी हमें पता चल गई, ले व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, सर्कुलेट हो गया। तो यहाँ पे लेट्स से एस आउट enc डॉट emp सैलरी, रन करो तो देखो सैलरी दिख जाएगी सबको। तो कोई भी इनकी क्लास को एक्सेस किया एक तरीके से, इनकी सैलरी निकाल लिया, मतलब एक्सेस कर लिया, आउटपुट आ गया, एक्सेसिबल है सैलरी सबके लिए। कोई भी इनकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो मतलब सब लोग यही बोलेंगे ना कि अमोल से तो तुम डायरेक्ट जाके बात करो, पूछो सैलरी कितनी, तो तुरंत बता देता है, वो तो इन्फॉर्मेशन हाइड ही नहीं करता, मतलब उसके लिए कॉन्फिडेंशियल है ही नहीं। कैसा बंदा है यार, इम्प्लॉइज मतलब कोई अननोन बंदा भी पूछता है बता देता है। यहाँ तो मैं तो अपनी वाइफ तक को नहीं बताता दूसरे को तो बात ही छोड़ दो ना। तो ऐसी चीजें नहीं बतानी चाहिए। तो अब इसका तरीका क्या है रोकने का, मतलब इनकैप्सुलेशन, किसको ऐसे रैप करो कैप्सूल में पता ही ना चले कि अंदर क्या है, और इंफॉर्मेशन भी प्रोटेक्ट हो जाए, बाहर को दिखे भी ना, राइट। तो इसके लिए सिंपलेस्ट वे क्या होता है इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए, अभी इनकैप्सुलेशन नहीं है, सब कुछ पब्लिक है। तो इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए आपको सिंपल से क्या करना है, इस वेरिएबल को कर दो प्राइवेट। अब प्राइवेट नाम ही आपको देख के समझ में आ गया होगा तो प्राइवेट है भाई, राइट। जैसे आपने इसको प्राइवेट किया, अब इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, एरर आना शुरू हो गया एम्प्लॉय में कि एक्सेस नहीं होगा अभी, समझ गए ना। अब एक्सेस नहीं होगा क्योंकि आपने कर दिया इसको प्राइवेट। अब प्राइवेट होने का मतलब ये हो गया कि इसी क्लास के अंदर अब जो लोग हैं वही देख सकते हैं, बाकी नहीं देख सकते। तो ये क्लास मान लो अमोल की सेपरेट है, पर्सनल क्लास है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है भाई नहीं देख सकते आप। तो इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, ये हाइड हो गई एक तरीके से बाहर की दुनिया के लिए, और प्रोटेक्ट भी हो गई एक तरीके से कि कोई एक्सेस भी नहीं कर पाएगा, ना ही किसी को दिखेगा, ना ही कोई एक्सेस कर पाएगा। तो सिंपल लॉजिक समझ गए ना। तो इनकैप्सुलेशन अगर अचीव करना है तो क्लास के अंदर जो डेटा हाइड करना है उसको क्या कर दो, प्राइवेट इनकैप्सुलेशन हो गया इतना आसान कि क्लास के अंदर
पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को प्राइवेट कर देना, वो कंसेप्ट हमारा क्या हो गया, इनकैप्सुलेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर लिया गया। अब इसके रियल टाइम एग्जांपल्स क्या होते हैं, इनकैप्सुलेशन कहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, जैसे लॉगिन। आप चाहोगे कि आपका लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर कर दो किसी के साथ, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते, तो ये एग्जांपल क्या हो गया, इनकैप्सुलेशन। चेंज पासवर्ड, वो कंसेप्ट भी क्या है, इनकैप्सुलेशन। जिसको ओल्ड पता होगा वही चेंज कर सकता है, करंट पता होगा तभी नया पासवर्ड डाल सकते हैं, तो वो भी क्या हो गया, इनकैप्सुलेशन। तो ऐसे सारी चीजें जो होती हैं आपकी रियल लाइफ की एग्जांपल्स, वो सब किस कंसेप्ट पे चलती हैं, इनकैप्सुलेशन। कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशंस को हम विजिबल नहीं कर सकते। क्लियर। अब बात ये आती है कि अगर आपने इनको प्राइवेट बना दिया, इन आपकी सैलरी को, तो सिर्फ आप वापस देख पाओगे ना, लेकिन हमें इतना भी प्राइवेट नहीं करना है कि कम से कम एचआर को ना पता हो नहीं तो आपकी सैलरी भी नहीं आएगी, राइट। तो हमें कम से कम कुछ बंदों को तो बता के रखना पड़ेगा हर चीज, किसी ना किसी एक बंदे को। अब मान लो अपने अकाउंट में ही आप 10 लाख रखे हो, किसी को नहीं पता है, तो किसी एक बंदे को तो ऐसा बता के रखो, नहीं वाइफ को तो पेरेंट्स को कि है पैसा, कि अगर कल के डेट में कुछ हो गया तो वो भी डूब जाए, किसी के तो काम आएगा कम से कम, राइट। तो किसी ना किसी को इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट बता के रखना चाहिए। अब यहाँ पे अगर प्राइवेट कर दिया तो किसी को नहीं पता चलेगा, तो यहाँ पे हमें इस इंफॉर्मेशन को एटलीस्ट अपने एचआर को या अपने मैनेजर को एक्सेस तो करने देना है, वो तो कम से कम ये इंफॉर्मेशन देख सके। नहीं देखेंगे तो मैनेजर अप्रेजल नहीं करेगा, एचआर सैलरी नहीं देगी, राइट। तो कम से कम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये 2 बंदे हमारी सैलरी देख पाए, ऐसा प्रोविजन भी हमें देना है, राइट। तो कैसे देंगे, अगर इसको पब्लिक किया तो सबके लिए पब्लिक हो जाएगा, प्राइवेट हुआ तो सबके लिए प्राइवेट है। तो फिर वर्क अराउंड हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे, कि मेथड्स बनाना पड़ेगा, और उन मेथड का नाम होता है गेटर एंड सेटर। मेथड का नाम गेटर एंड सेटर, मतलब गेटर का मतलब गेट करना, सेटर का मतलब सेट करना। अगर मतलब, तो अगर इस इंफॉर्मेशन को अगर हमें अपडेट करना हो तो सेटर मेथड, और अगर गेट करना हो जिसको, गेटर मेथड, राइट। तो डायरेक्ट एक्सेस बंद कर दिया, हाँ, लेकिन आपने अल्टरनेटिव फाइंड किया कि हम 2 मेथड बना के रख रहे हैं, उस मेथड को कोई एक्सेस करेगा तो वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसको, राइट। तो इसलिए फिर यहाँ पे आपके पास इवन टूल में ही ये फीचर होता है इनकैप्सुलेशन के केस में, कि आप खुद से मेथड डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जस्ट इनको जो वेरिएबल्स प्राइवेट है क्लास के अंदर, इनको सेलेक्ट करो और राइट क्लिक करो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, गो टू इम्प्लीमेंटेशन टाइप डिक्लेरेशन सुपर मेथड, ओके नहीं है यहाँ पे, जनरेट कहाँ है, हाँ यहाँ पे मिलेगा, जनरेट में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, रुको, रिफैक्टर नहीं है, गो टू में था क्या, गो टू में नहीं था, फोल्डिंग में हाँ, रिफैक्टर में इनकैप्सुलेशन नहीं है, जनरेट में होना चाहिए था। एक काम करो, रिफिलर कैप्सुलेशन फील्ड करके है, नहीं जनरेट पे क्लिक करो, तो यहाँ से बोल रहा है कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है, गेटर सेटर करना है, कि गेटर सेटर दोनों करना है, गेटर सेटर दोनों करना है, तो ऐसे क्लिक करो, तो ये पूछ रहा है एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी दोनों पे करना है कि एक पे करना है, दोनों पे करना है, तो यहाँ से कर दो ओके। तो इसने देखो खुद से मेथड लिख दिया, नहीं तो ये मेथड मैन्युअली लिखना पड़ता था, समझ गए। तो इसने क्या किया, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक मेथड लगाया गेट एम्प्लॉय नेम, फिर लिखा सेट एम्प्लॉय नेम। तो गेट एम्प्लॉय कोई मेथड कॉल करेगा तो एम्प्लॉय का नेम उसको पता चल जाएगा, अगर किसी को चेंज करना है तो नया एम्प्लॉय नेम आके उसको अपडेट कर देगा। सेम वे सैलरी के भी है, गेट सैलरी, कोई मेथड कॉल करे तो सैलरी गेट कर लेगा, और अगर उस सैलरी को चेंज करना है तो सेट सैलरी।
तो ऐसे इसने गेटर सेटर मेथड कॉल कर लिया इन दोनों फंक्शंस के वेरिएबल्स के लिए। तो इन दोनों को उठा के ऊपर रख देता हूँ अभी के लिए। ना अब बात करते हैं, अब मेथड बन गया तो अब इस मेथड के थ्रू कोई भी इसको एक्सेस कर पाएगा। जैसे कि enc डॉट गेट सैलरी। अब देखो अभी भी दिख गई सैलरी, तो अब भी गलत है ना, गलत कि मेथड बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ भाई उसको, तो मतलब आपने फिर से डायरेक्ट छोड़ के इनडायरेक्टली तो दे ही दिया है एक्सेस ना। डायरेक्टली एक्सेस बंद किया लेकिन फिर भी आपने ऑप्शन इसको एक बना के दे दिया कि इनडायरेक्टली यूज करे, तो कोई भी अभी ये मेथड कॉल करेगा उसको एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन मेथड बनाने का एक फायदा ये हो गया कि मेथड के अंदर हम कंडीशन तो डाल सकते हैं ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे मेथड के अंदर कि ले जाओ भाई, नाम तुम्हें जानना है ले जाओ नाम, लेकिन सैलरी तुम्हें चाहिए ना, गेट एम्प्लॉय सैलरी, तो नहीं देंगे। कैसे? इसके अंदर लगा दो कंडीशन कि इफ यहाँ पे एक बोलो कि तुम्हें सैलरी देखना है तो पहले ये बताओ तुम हो कौन। ठीक है, मैनेजर हो, एचआर हो तब तो दे बताओ, नहीं हो तो जाओ यहाँ से। ठीक है ना, जैसे बैंक में आप जाते हो, अब बैंक की सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है। बैंक में जाओगे तो अगर तुम बोलो कि मुझे उसके अकाउंट का पैसा देखना है, बता देगा? पहले बताएगा तुम कौन हो, आधार कार्ड लाओ। ना, तो पहले आप अपनी आइडेंटिटी दिखाते हो तभी वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, नहीं तो नहीं देगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो सेम वे मेथड बनाने का फायदा यहाँ पे हो गया कि दिखाएंगे, लेकिन पहले तुम बताओ हो कौन। तो लेट्स से कि यहाँ पे हमने एक पैरामीटर पास कर दिया मेथड में, राइट, डेजिग्नेशन सपोज कर, और यहाँ से मैंने मेंशन किया कि इफ डेजिग्नेशन डॉट इक्वल्स, अगर वो एचआर है, और डेजिग्नेशन डॉट इक्वल्स, और ऐसे नहीं लिखते जावा में, ऐसे ही लिखते हैं, तो डेजिग्नेशन डॉट इक्वल्स अगर मैनेजर है एमजीआर, तो सैलरी सही वाली बताओ, एल्स क्या बताओ, रिटर्न बाबा जी का ठुल्लू। सिंपल, इसको सेव करो। अब बताओ ये जाके सैलरी देखना चाहते हैं तो बताएं भाई कौन है। लेट्स से मिश्रा जी हैं, दिखाना है नहीं। नहीं बताना है मिश्रा को। रन करो, इनको सैलरी क्या दिखेगी? 0। लेकिन अगर यही बंदा एचआर निकला तो देख लेगा वो। एचआर हो तो भाई तुम्हें बताऊंगा, तुम एक्सेस कर सकते हो। लो, मैनेजर हो तब भी देख लो। तो मेथड बनाने का ये फायदा हो गया कि कम से कम हम इस पे कंट्रोल ऐसा सेट कर सकते हैं कि जिसको चाहेंगे उसको दिखाएंगे, जिसको चाहेंगे नहीं दिखाएंगे। कि जैसे मान लो अगर आपके पास एटीएम कार्ड का पिन चेंज करना है, सबको थोड़ी ना बता सकते हैं। कोई बहुत खास है तो ले जाओ भाई कार्ड, तो वही बात हो गई। तो इनकैप्सुलेशन भी है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन को आपने प्रोटेक्ट भी किया, लेकिन एक्सेसिबल भी है। मतलब एकदम से ऐसा भी नहीं प्रोटेक्ट कर दिया कि खुद के अलावा कुछ दुनिया में नहीं पता किसी को, मतलब उस चीज का यूज भी हो पाए। क्लियर? और आज के डेट में इतनी प्रॉब्लम्स है सिस्टम में और इवन बैंकिंग सिस्टम में कि अकाउंट खोलते समय वो आपसे नॉमिनी तो लेते हैं, और बंदा मान लो अगर चल बसा, राइट, तो बैंक से मतलब नहीं है, वो उसके नॉमिनी खोजने नहीं जाएगा। समझ रहे हो? गया इंफॉर्मेशन में, पूरा पैसा खा जाएंगे वो। और वो भी नॉमिनी जाके भी अगर क्लेम करने की कोशिश करे तो उसके लिए भी फिर बहुत बड़ा प्रोसीजर, पूरी फाइल बनाओ, डेथ सर्टिफिकेट लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, महीनों दौड़ो।
तब जाके मिलता है कि नहीं मिलता है, राम भगवान जाने। तो ये हाल है। तो इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट इसीलिए, अब देखा जाए तो इनकैप्सुलेशन का दूसरा एग्जांपल कि जैसे आप मेल खोलते हो तो आप अपना ही मेल देख पाते हो, दूसरे का मेल दिखता है आपको नहीं। अब सिंपल सी बात है कि जैसे आप बैंकिंग एप्लीकेशन है आपके पास, आप उसको लॉग इन करते हो तो आप अपना अमाउंट देख सकते हो, अपना ट्रांजेक्शन देख सकते हो, सारी चीजें। लेकिन वही एप्लीकेशन अभी एक बैंक मैनेजर ओपन करे तो वो अपने ब्रांच के सारे जितने भी कस्टमर है सबका इंफॉर्मेशन देख सकता है। तो सेपरेट लेवल पे सेपरेट टाइप की चीजें इनकैप्सुलेशंस लगी हैं सिक्योरिटीज। क्लियर? तो किसको क्या दिखाना है किसको नहीं दिखाना है वो चीजें पूरी डिपेंड करती है। तो इसलिए अब इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट क्या हुआ कि इनकैप्सुलेशन कैसे होना चाहिए, कि इनकैप्सुलेशन के लिए क्लास में सारी चीजों को क्या कर दो, वेरिएबल्स को जो इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करना है उनको प्राइवेट कर दो और करेस्पॉन्डिंग गेटर एंड सेटर मेथड इंप्लीमेंट कर दो। क्लियर? और लॉजिक सेट कर दो कि किसको क्या दिखाना है, वहां पे कंडीशंस पुट कर दो अपना। तो ये जो ओवरऑल कंसेप्ट बनेगा वो आपका क्या बनता है, इनकैप्सुलेशन। अगर आप किसी वेबसाइट पे जाके पढ़ोगे ना इनकैप्सुलेशन, तो वो सिर्फ इतना ही बताएंगे कि प्राइवेट किया गेटर सेटर लगाया, लेकिन मेथड के अंदर कंडीशन लगा के नहीं बताएंगे कि एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी भी इंटरनेट पे चले जाओ कहीं पे भी पढ़ लो। सिर्फ इनकैप्सुलेशन का मतलब वो इतना बताएंगे, प्राइवेट करो और गेटर सेटर मेथड यूज कर लो, दैट्स इट। क्लियर? तो ये है रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन इसका, और एग्जाम्पल भी कैसे हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। और कोई भी पूछे तो इनकैप्सुलेशन इतना आसान है कि तसल्ली से उसको बैठा के समझा। क्लियर? अब अगले कंसेप्ट की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। कौन से कंसेप्ट? एब्स्ट्रैक्शन। तो आज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? मतलब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जावा में ना, एक एक कंसेप्ट दो दो कंसेप्ट जितना भी पढ़ो उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये ऊप्स ऐसा है ना कि अगर ये भूल गए ना तो आगे फ्रेमवर्क में कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं फ्रिक्वेंटली डायरेक्ट यूज करूंगा भाई ना उस समय। इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर जब मर्जी बनाऊंगा जब मर्जी नहीं, तो ये सारी चीजें। तो इस पे प्रैक्टिस करके आपको इसको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ओके? तो बताओ पढ़ना है आगे कि नहीं पढ़ना है नेक्स्ट टाइम? कल्याणी, अंजलि, कोई एक तो बोलो, हाँ ना तो बोलो कुछ कम से कम कोई तो। श्रुति, पढ़ना है सर। पढ़ना है? वाह, हाँ वो लेकिन वोटिंग होनी चाहिए ना। तुम अकेले कह रही हो कि दो लोग ना बोल दिए तो? मेजोरिटी के हिसाब से होगा। चलो ठीक है, तो मेजॉरिटी के साथ चलते हैं। जयस, हाँ या ना? मतलब सब। अभिषेक, Next time, sir. हम Next weekend. क्या, यस और नो? Next weekend, sir. No, no. नो, ओके। तो न्यूट्रल हो गए अभी तो। अब मेजॉरिटी, जयस यस नो? नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक तो नो बोलो ना सीधे, मेजॉरिटी हो गया। इवन अंजलि और कल्याणी, नो। अंजलि लास्ट वोट, नो सर। नो हो गया फिर। ठीक है श्रुति, तुम रिवाइज करो फिर एक बार अगर समझ में आ गया है तो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीक कनेक्ट करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय।